लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि टैंगशेन ने युआन एंड वुडोंग पर काफी ट्रस्ट किया हुआ था, जैसे उसे पता हो कि वो दोनों उसकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। एंड दूसरी साइड जब युआन ने सी गॉड पर्ल को टच किया तो उससे निकला एक एनफोर्सर टोकन जो कि असुरा गॉड वाला टोकन था। एंड उससे उन दोनों को पास्ट के ग्लिम्स मिले अबाउट ड्रैगन गॉड वॉर एंड सोल एंड वन फाइनल फाइट। और अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में युआन एंड वुडोंग की आइस के सामने से मानो वर्ल्ड का हर एक कलर गायब हो गया था। उन्हें हर तरफ सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा था, जैसे किसी ने वर्ल्ड के कलर्स उससे निकाल लिए हो या हर तरफ बर्फ गिरी हो, जिसकी वजह से दुनिया एक बर्फ की चादर से ढक गई हो। एंड उन्हें उसके साथ एक क्लियरिटी भी फील हो रही थी, जो थी हर एनिमी की जानकारी, उनकी मूवमेंट, उनके पास हर पॉसिबिलिटी, सब एक एक करके उनके दिमाग में क्लियरली उतरता जा रहा था। और ऐसा उन्हें क्यों फील हो रहा था? वेल, बिकॉज ऑफ असुरा गॉड इंटेंट। उनके अंदर अब उस गॉड का इंटेंट मर्ज हो रहा था जिसके नाम के साथ गॉड रियल्म ने रूथलेस लगाया हुआ था। एंड वुडोंग ने पहले भी युहाओ को इस स्टेट के बारे में बताया था कि इससे वर्ल्डली व्यू तो फेड होने लगता ही है, लेकिन इस किलिंग इंटेंट के इम्पैक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि बंदा अपने 7 इमोशंस भी खोने लगता है, सेम वैसे ही जैसे टैंगशेन ने सोल एंड वन की फाइनल फाइट में खोए थे। एंड उस किलिंग इंटेंट को अपने अंदर फील करके युहाओ बिटर स्माइल के साथ बोलता है, ये मुझसे बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है। एंड देखो, ये है एक ऐसी पावर जो अगर तुम पर भारी हो जाए तो तुम्हें सिर्फ एक ही लैंग्वेज आएगी, एंड वो है डिस्ट्रक्शन एंड स्लॉटर की। एंड तुम उसी लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर दोगे बिना ये जाने कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन। और क्या अभी भी नहीं समझे कि क्यों टैंगशेन इस फॉर्म को सिर्फ इमरजेंसी पड़ने पर ही बिल्ड करता है? अगर इसका आंसर अभी भी नो है तो तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। एंड युहाओ भी अंदर ही अंदर खुद से कहता है, मेरी सबसे बड़ी पावर ही इमोशंस की पावर है, एंड मैं सोच यार डेंजरस ही उन्हें यूज करते हुए होता हूँ, लेकिन ये असुरा किलिंग इंटेंट तो मेरे सारे इमोशंस ही खत्म कर रही है। ये ऐसा है जैसे मुझसे मेरी लाइफ ली जा रही हो। लेकिन फिर भी वो काम रहता है, बिकॉज वो ये पावर इनहेरिट नहीं कर रहा था, बल्कि बस थोड़ी देर के लिए सह रहा था, क्योंकि इसी इंटेंट की हेल्प से वो लोग कमिटी से छुप सकते हैं। लेकिन वुडोंग वुडोंग की आइज बंद थी, उसके चेहरे पर अब डर या वार्मथ नहीं थी, बल्कि बस एक कोल्डनेस थी, जो कि पहले कभी भी उसके चेहरे पर युहाओ ने गॉड रियल्म के आने के बाद नहीं देखी थी। एंड जब वो उसके फेस को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसे वुडोंग वुडोंग लग ही नहीं रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो जो लड़की उसके साइड में खड़ी है वो एक वॉर गॉडेस है जो सिर्फ किलिंग एंड स्लॉटर जानती है। एंड ऑल्सो वुडोंग बटरफ्लाई गॉडेस है जो कि एक सेकंड क्लास गॉडेस है, इसलिए उसके ऊपर इस किलिंग इंटेंट का असर और भी ज्यादा हो रहा था। लेकिन वहीं वो इस इंटेंट को ज्यादा एब्जॉर्ब भी कर पा रही थी, बिकॉज वो करंट असुरा गॉड की बेटी है, इसलिए ब्लड लाइन रिकॉग्निशन के चलते। लेकिन अब बात आती है कि डिवाइन रियल में कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्लो है, एंड कोई भी सेकंड क्लास गॉड एक फर्स्ट क्लास गॉड नहीं बन सकता। ये ब्रेक थ्रू तुम ऐसा मान सकते हो कि गॉड रियल के लॉस के परे हैं, लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई सेकंड क्लास गॉड ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता। स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कुछ ऐसे गॉड्स हो सकते हैं जो कि सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास में ब्रेक थ्रू करते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एंड वो है कि जब उनकी ब्रेक थ्रू होती है तब गॉड रियल में प्राइमोडियल एनर्जी की कमी होती है, जो कि गॉड रियल की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए गॉड रियल कमेटी का एक काम ये भी है कि अगर उन्हें कोई भी ऐसा गॉड मिले जो कि अपनी लिमिट्स तोड़कर ब्रेक थ्रू ट्राई कर रहा है तो वो उसे रोके एंड उसे मनाएं कि वो ऐसा ना करे। लेकिन अब आप अभी भी नहीं समझे तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेकंड क्लास गॉड एक फर्स्ट क्लास गॉड में ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता। वो कर सकता है, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए रोका जाता है ताकि गॉड रियल की स्टेबिलिटी बनी रहे एंड प्राइमोडियल एनर्जी भी ज्यादा कम ना हो। और इसके लिए हेट भी तुम टीजीएसएस को दे सकते हो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बट लेट्स कम बैक टू टॉपिक। तो गॉड रियल में इस लॉ के चलते काफी ज्यादा सेकंड क्लास गॉड्स ऑलवेज नाराज रहते थे, और यहीं पर आता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्लान। अब ये समझो, इस गॉड रियल के एक्सपेंशन के पीछे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ रियल की भलाई ही नहीं चाहता था, बल्कि वो उन गॉड्स को अपनी तरफ करना चाहता था जो ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं लेकिन लॉस की वजह से नहीं कर सकते। वो उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता था कि गॉड रियल में एक्सपेंशन के बाद वो अपना सपना सच कर पाएंगे, एंड ऐसा होगा भी, क्योंकि अगर गॉड रियल में एक्सपैंड हुई तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उन गॉड्स को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि अपनी लिमिट्स पर अटक चुके हैं, एंड वो बिना परेशानी के अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और इसी वजह से लगभग आधे सेकंड क्लास गॉड्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की साइड चले गए, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट थी अपने ब्रेक थ्रू की, वरना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ओनली उसकी तरफ वाले 8 फर्स्ट क्लास गॉड्स की हेल्प से पूरी गॉड रियल्म से नहीं लड़ सकता था। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही थी, जैसे सरकार अपना बैड फेस एंड अपने गलत काम छुपाती है, वैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इस एक्सपेंशन के कंसिक्वेंसेस किसी भी अदर गॉड को नहीं बताए थे, अदरवाइज कोई भी उसका साथ नहीं देता। एंड इससे मुझे यहाँ एक कहावत याद आती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। धन सीन युहाओ एंड वुडोंग पर शिफ्ट होता है जो कहीं जा रहे थे, एंड युहाओ सोच रहा था फादर इन लॉ ने ये सब एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उनके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले एक्शन ले लिया, लेकिन अब हमारा काम है आगे बढ़ना। जिसके बाद युहाओ अपनी स्पीड 70% तक बढ़ा लेता है, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि वुडोंग अभी भी मेडिटेशन में ही थी, एंड युहाओ उसका हाथ पकड़े हुए था, उसको गाइड कर रहा था, एंड सोच रहा था एक्चुअली में देखा जाए तो असुरा गॉड के किलिंग इंटेंट ने मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मैं गॉड ऑफ इमोशंस हूँ। लेकिन जो मुझे इससे मिला वो भी काफी प्रीशियस है, और वो है हेवनली डाओ की
समझ। इस किलिंग इंटेंट की वजह से मुझे अपने माइंड को ज्यादा काम रखना पड़ा एंड इस कामनेस की स्टेट में हेवन एंड अर्थ और ज्यादा क्लियर लगते हैं, जिसकी वजह से हेवनली डाओ को और अच्छे से एंड डीपली समझा जा सकता है और मेरे लिए तो ये किसी भी पावर से ज्यादा प्रीशियस है। और फिर टाइम बीत रहा था, एक दिन पूरा गुजर गया था, लेकिन अभी भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। एक्चुअली में वो दोनों जा ही ऐसी जगह रहे थे जहाँ बहुत कम गॉड्स गए हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आखिरी गॉड भी ईयर्स पहले गया था, बिकॉज उधर भी खतरे हैं। देन यूहाओ की स्पीड कम होती है, वो अपना डिवाइन सेंस फैलाता है एंड उसका डिवाइन सेंस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करने लगता है और जहाँ वो पॉइंट हो रहा था वहाँ थी बस डार्कनेस, जिसको जब यूहाओ देखता है तो उसकी आईज में एक शाइन आ जाती है, जैसे वो किसी प्रीशियस चीज के पास पहुंच गया हो एंड शायद ये प्रीशियस ही थी, क्योंकि फिर यूहाओ सोचता है यही है वो जगह जहाँ शायद मुझे वो मिल सकता है। इसलिए अब और टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो वुटोंग को गाइड करते हुए आसमान से नीचे आता है एंड नीचे की डार्कनेस को देखकर अलर्ट हो जाता है, लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि पहले तो वहां सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, लेकिन जब यूहाओ नजदीक पहुंचता गया तो उसने पाया कि वो सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक झरना है, जिसकी ऊंचाई ऑलमोस्ट 100 मीटर्स है एंड जब वो नीचे गिर रहा था तब आसपास की जमीन भी हिल रही थी और वहां से उड़ने वाली वाटर ड्रॉप्स आसपास गिरते हुए डिफरेंट क्रिस्टल्स की तरह लग रही थी एंड वहां एक रेनबो भी था जो ऐसा लग रहा था मानो दो प्लेसेस को एक साथ जोड़ रहा हो, जिससे हमें ये पता लगता है कि डिवाइन रियल में कुछ जगहें ऐसी हैं जो हर किसी को अपनी सुंदरता में समा सकती हैं और ये प्लेस उनमें से एक है। जिसके बाद यूहाओ वुटोंग के साथ उस लेक के पास लैंड करता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस लेक के पास पहुंचते हैं वैसे उन दोनों के ऊपर एक रेड बीम से अटैक होता है, जिसको वो दोनों डॉज कर लेते हैं एंड देन वुटोंग अपनी आंखें खोलती हैं। उसका लुक पूरा वॉर गॉडेस जैसा लग रहा था, जैसे वो किसी को भी मार सकती हो। देन उसके आसपास रेड और अपेयर होता है एंड देन वो समन करती है गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को, जिसे वो लेक की तरफ पॉइंट कर देती है, बट कोई भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो गोल्डन ड्रैगन स्पेयर जाकर उस रेड बीम से टकराता है, जिसकी वजह से वहां टाइम एंड झरना एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसके बाद टाइम एंड झरना दोनों अगेन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अटैक ही नलिफाई हो जाते हैं एंड वुटोंग स्काई में अभी भी अलर्ट खड़ी थी। लेकिन फिर लेक के साइड एक रेड लाइट एमर्ज होती है एंड देन एक ब्यूटीफुल रेड हेड लेडी उसमें से एमर्ज होती है एंड जब यूहाओ उसको देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो उसके टीचर यानी कि रोंग न्यानविंग की वाइफ फेंगनू है। सो या गाइस, जिससे यूहाओ एंड वुटोंग पहले मिलने आए हैं वो है रोंग न्यानविंग एंड जब यूहाओ उसे पहचान जाता है तो वो बोलता है शिफू जी ये हम हैं, तो और अटैक्स मत करना। जिसके बाद फेंगनू एक पल के लिए वुटोंग को देखती है एंड देन उसके लिप्स पर स्माइल आ जाती है एंड वो बोलती है वेल मैं तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत पहले सेंस कर लिया था, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन मैंने वुटोंग से इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो छोटी राजकुमारी बताइए क्या हुआ आपको। जिसको सुनकर वुटोंग एक पल के लिए सरप्राइज हो जाती है एंड देन अपनी रियल फॉर्म में वापस आके बोलती है शिफू जी मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं कुछ समझ रही थी एंड होश में नहीं थी, लेकिन जब आपने अटैक किया तो मुझे लगा कोई फाइट करना चाहता है, इसलिए ऑटोमेटिकली मैं फाइट मोड में आ गई। जिसको सुनकर फेंगनू स्माइल के साथ बोलती है अरे रे वुटोंग सब ठीक है, तुम माफी क्यों मांग रही हो, और वैसे भी मेरे स्वॉर्ड में जंग लग चुका है तो उसको थोड़ा शार्प करने के लिए इतनी सी फाइट तो बनती थी, लेकिन चलो अब बहुत हुआ, इसके टीचर वहाँ वेट कर रहे हैं। जिसको सुनकर ये और सरप्राइज के साथ सोचता है क्या टीचर अभी भी आए, उन्होंने तो बोला था कि वो यूनिवर्स घूमने जाएंगे, अच्छा इसलिए फादर इन लोगों ने बोला कि मैं रेडी था, उन्होंने ये भी पहले से ही प्लान किया था। जिसके बाद यूहाओ एंड वुटोंग फेंगनू के पीछे उस झरने के पास जाते हैं एंड जब वो उससे 100 मीटर्स दूर रहते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ एक इनविजिबल बैरियर सेट है एंड उसके अंदर का सीन ही अलग है। वहाँ एक छोटा सा गार्डन है, गार्डन में कुछ घर हैं, एक बुजुर्ग है एंड कुछ बच्चे खेल रहे हैं। डिवाइन रियल्म के इस कोने में एक अलग ही छोटी सी दुनिया है और उस गार्डन के बीचों बीच बैठा होता है एक यूथ जो कि नन अदर देन रोंग न्यानविंग था एंड जब उसकी नजर उनकी तरफ पड़ती है तो वो स्माइल करता है और अपनी जगह से उठ जाता है, जिसको देखकर यूहाओ एंड वुटोंग उसको ग्रीट करते हैं। देन रोंग न्यानविंग बोलता है मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों यहाँ आने वाले हो। जिस पर वुटोंग बोलती है इसका क्या मतलब वो टीचर, क्या आप फ्यूचर देख सकते हो। जिसको सुनकर रोंग न्यानविंग स्माइल के साथ बोलता है ना, मैं फ्यूचर नहीं देख सकता और ना ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर फ्यूचर पहले ही पता लग जाए तो उसका क्या मजा। बट हाँ, रिगार्डिंग की मुझे कैसे पता, तो वेल वो तुम्हारे फादर की वजह से, और अब तुम इससे पहले ये पूछो कि कैसे, चलो तुम्हें मैं खुद ही बता देता हूँ। तो देखो, मुझसे एक टाइम पर प्रॉमिस लिया गया था जिसकी डेडलाइन अब पास आ रही थी और इस वजह से मुझे पता था कि कोई ना कोई अब यहाँ आने वाला है, और देखो तुम आ गए। और क्योंकि कोई यहाँ बिना वजह के नहीं आता इसलिए मुझे पता लग गया कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि तुम दोनों के ऊपर असुरा घोड़ का हो रहा है जो कि बिना वजह से नहीं हो सकता। इसका मतलब यही है कि टैंगशेन ने तुम्हें कोई ऐसी चीज दी है जिसकी वजह से तुम दोनों के ऊपर ये किलिंग इंटेंट है। जिस पर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं एंड यूहाओ पूछता है टीचर, फादर इन लॉ एंड आपके बीच एक प्रॉमिस था। जिस पर रोंग न्यानविंग बोलता है एक प्रॉमिस ना, इस डिसेप्शन बोल सकते हैं, उसने चाल चलकर मुझसे ये प्रॉमिस लिया था एंड सच बताऊं तो इस सब की स्टार्टिंग ही तुमसे ही हुई थी यूहाओ। जिस पर वो दोनों शॉक होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन रोंग न्यानविंग कंटिन्यू करता है टैंगशेन का एक सपना है कि वो अपना सक्सेसर ढूंढे, देन अपनी सारी जिम्मेदारी उसको सौंप कर खुद शाओ के साथ यूनिवर्स की जर्नी पर निकल जाए एंड न्यू प्लैनेट्स ढूंढे। लेकिन उसे सो फार कोई सक्सेसर नहीं मिला एंड उसे यहाँ उसकी जिम्मेदारी ने बांधे रखा। एंड जब तुम डोलो कॉन्टिनेंट पर थे तो तुम्हारे ऊपर
ऊपर सबसे पहले जिसकी नजर गई थी वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा फादर इन लॉ ही था। एंड मैं उसे जानता हूँ, वो चाहता है कि उसके लाइफ में आराम आ जाए एंड वो शाहू के साथ बिना किसी अदर जिम्मेदारी के घूम सके, जिसके लिए उसने कई बार सक्सेसर ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कोई नहीं मिला। लेकिन फिर तुम आए और जब तुम्हें उसने बुटोंग के साथ देखा तो उसने तुम्हें ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ इसी उम्मीद में कि आगे चलकर तुम उसकी डिवाइन सीट इनहेरिट कर सको एंड वो फ्री हो जाए। जिसको सुनकर यह सोच रहा था तो स्टार्टिंग से ही फादर इन लॉ मुझे अपनी सीट देना चाहते थे। वाह, वो तो काफी आगे की सोचते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। अभी तक रोंग न्यानविंग ने जो भी बताया उससे तो ये लग रहा था कि टैंगशेन रिसीव हुआ है, लेकिन जो बात आगे आने वाली है उससे आपको ये पता लग जाएगा कि जिसके ऊपर तरस आ सके वो करेक्टर टैंगशेन नहीं है, बल्कि टैंगशेन तो एक ऐसा करेक्टर है जिसे लिखा ही ऐसा गया है कि आप इसके राइटर को दो शब्द बोले बिना नहीं रह पाओगे। बट स्टिल इसको पोर्ट्रे किया गया एक मास्टरमाइंड के रूप में। बट वो प्रॉमिस क्या था जो टैंगशेन ने रोंग न्यानविंग से लिया था एंड वो यूहाओ से कैसे कनेक्टेड था? वेल, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके रख लो।